अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गुजारे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है उमैर ने, जिनका ताल्लुक़ कराची से। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये वाक़या आज से 3 साल पहले का है, जब हम सब घर वाले एक फ़्लैट में रहा करते थे। दिन बहुत सुकून से गुजर रहे थे, मगर फिर मालिक मकान से कुछ अनबन हो गई, जिसकी वजह से हमें वो फ्लैट इमरजेंसी में खाली करना पड़ा और एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। दूसरा फ्लैट पहले वाले फ्लैट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और कुशादा था। 3 बड़े बड़े कमरे, उनमें मौजूद बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जो बाहर का नज़ारा पेश करती थीं। साथ ही एक टीवी लाउंज था जो बहुत ही कुशादा था। हर रूम में अपना अपना एक अटैच बाथरूम था और एक बड़ा सा किचन भी था। मगर एक बात हैरानगी थी, हमें उस घर में शिफ्ट हुए हुए 1 हफ़्ता हो चुका था, मगर जब से हम उस घर में आए थे हमारी अम्मी की तबीयत नासाज रहती थी। वो जब से यहाँ आई थी वो खुश नहीं थी। उनको हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। वो कहती थी कि ये घर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरी तबीयत अजीब रहती है। मैं, मेरा बड़ा भाई और बहन हमेशा अम्मी को यही कहते थे कि अम्मी ये आपका वहम है, असल में आपने बहुत साल उस घर में गुजारे हैं ना, तभी अब जब आप इस घर में आई हैं तो आपका दिल नहीं लग रहा है। मगर अम्मी कहती थी कि तुम लोग मेरी कैफियत नहीं समझ रहे हो, मुझे यहाँ जब से आई हूँ सुकून नहीं मिलता। वैसे ये तो हमारी दादी और नानी भी कहती थी कि कुछ घर कभी कभी हमें रास नहीं आते और कुछ घर रास आ जाते हैं। अम्मी के मामले में हमें यही लगता था कि शायद अम्मी की तबीयत यहाँ पे इस वजह से सही नहीं है कि ये घर अम्मी को पसंद नहीं आया, मगर असल वजह कुछ और ही थी। हमें उस घर में शिफ्ट हुए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। कुछ ऐसा नागवार वाक़या तो पेश नहीं आया था, मगर अम्मी की तबीयत दिन ब दिन अजीब ही महसूस होती थी। एक मरतबा हमारे ख़ानदान वालों ने बारबेक्यू का प्लान बना लिया। ख़ानदान वाले क्या थे, हमारी खाला और उनके बच्चे थे। उनका घर हमारे घर से काफ़ी दूर था। तभी खाला ने पहले ही अम्मी को कह दिया था कि रात हमारे घर ही स्टे करना। पहले तो हम सब बहुत खुश थे, मगर एंड टाइम पर मेरे ऑफिस वालों ने मुझे छुट्टी नहीं दी, जिसकी वजह से अम्मी, भाई और बहन को अकेले ही जाना पड़ा। पहले तो अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ, तुम घबरा ना जाओ, मगर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप लोग जाएं और एंजॉय करें, मैं तो सुबह उठ के वैसे भी ऑफिस चला जाऊँगा, फिर आप क्या करेंगी पूरा दिन घर में अकेली। भाई और बहन ने तो वैसे भी कल शाम तक ही आना है, तो आप भी इनके साथ चली जाएँ। मैं आप लोगों के जाने के बाद वैसे भी सो जाऊँगा, मुझे सुबह 7 बजे ऑफिस जाना है, फिर मैं तो शाम में ही आऊँगा और जब तक आप लोग भी आ जाएंगे। इस तरह मैंने अम्मी को उधर मना लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि अम्मी भी खाला के घर चली जाएं ताकि उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि वो जब से उस घर में आई थी वो हमेशा अजीब व गरीब तबीयत में ही रहती थी। खैर, रात 9 बजे भाई, अम्मी और बहन खाला के घर चले गए, क्योंकि रात का टाइम था और रात का ही प्लान था। कज़न्स ने कहा था कि हम लेट नाइट बारबेक्यू करेंगे और हल्ला गुल्ला करेंगे। दिल तो मेरा भी बहुत था, मगर क्या करता, मजबूरी थी। मैं अपने घर में ही रुक गया। वो रात मेरी उस घर में पहली अकेली रात थी जब मैं उस घर में अकेला था। हमें उस घर में आए हुए वैसे भी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए थे। मैंने थोड़ा बहुत काम वगैरह किया और उसके बाद खाना खाकर मैं आकर अपने कमरे में लेट गया। अभी मैं अपने कमरे में लेटा ही था कि मुझे कोने वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई वहाँ मौजूद है। मैं घबरा के उठ गया। मुझे लगा कि मैंने मेन गेट लॉक भी किया था कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर घुस आया है अंदर। मैं हिम्मत करके अपने कमरे से उठा। अपने कमरे से ही मैंने ऊंची आवाज़ दी, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं हिम्मत करके बाहर आया, टीवी लाउंज क्रॉस करते हुए कोने वाले कमरे की तरफ गया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता उस कमरे की लाइट ऑन थी। मैंने वहाँ की लाइट ऑफ की, अम्मी के रूम की लाइट ऑफ की और लाउंज की लाइट ऑफ करता हुआ अपने कमरे में आ गया और आकर लेट गया।
मैंने अपने मोबाइल में एक ड्रामा लगा लिया था और देखते देखते मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं चला। रात को मेरी आवाज़ ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से खुली। ऐसा लगता था कि कोई भारी चीज़ किसी ने ज़मीन बोस कर दी हो। मैं घबरा के बौखलाया हुआ उठ गया। आगे पीछे देखा तो मोबाइल में अभी भी ड्रामा प्ले था। मैंने ड्रामे को स्टॉप किया, मोबाइल साइड में रखा और जल्दी से उठकर टीवी लाउंज में आ गया। हर तरफ खामोशी थी। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम या मेरा ख्वाब होगा। मैंने ख्वाब में कोई चीज़ देखी होगी। मैं ये सोचते हुए वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि मेरे कदम ठटक गए। मेरा वजूद रोम रोम कांप गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोने वाले कमरे की लाइट ऑन थी। मेरा पूरा वजूद हक्का बक्का रह गया था। मुझे अजीब सी कैफियत हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कोने वाले कमरे की लाइट ऑन कैसे है, क्योंकि मैंने खुद सोने से पहले वो लाइट ऑफ की थी। अम्मी के रूम की तरफ देखा मगर वहाँ की लाइट तो ऑफ ही थी, तो फिर कोने वाले कमरे की लाइट ऑन कैसे हो गई। मैं खौफ की हालत में उस कमरे की तरफ आगे बढ़ा। हिम्मत करके उस कमरे के अंदर झांका तो वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता भाई का टेप रिकॉर्डर जो कोने वाले टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। शायद ये उसी की आवाज़ थी जिसकी वजह से मैं उठा था। मैंने हिम्मत करके कमरे में जाकर और मज़ीद देखा तो सब कुछ अपनी अपनी जगह पर था सिवाय टेप रिकॉर्डर के। मैंने टेप रिकॉर्डर उठा के वापस टेबल पर रखा मगर वो कोने से टूट चुका था। मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मैं दिल ही दिल में ये भी ख्याल कर रहा था कि काश मैं अम्मी लोगों के साथ ही चला जाता। और फिर मुझे अम्मी की बातें भी याद आने लग गई थीं। वो कहते हैं ना कि जब एक बार खौफ आपके दिमाग पर सवार हो जाए तो आपको हर वो बात याद आती है जो किसी ने आपको बताई हो। मुझे अम्मी की हर बात महसूस हो रही थी कि मुझे इस घर में ठीक नहीं लगता है। मैं जब से यहाँ आई हूँ घबराहट महसूस होती है। अब मेरा खौफ मज़ीद बढ़ रहा था। मैंने हिम्मत की और भाई के कमरे की लाइट ऑफ कर कर वापस लाउंज से होता हुआ कमरे के अंदर आ गया। अभी मैं कमरे में आया ही था कि मुझे फिर से कोई भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। बस इस बार मेरा पूरा वजूद कांपने लग गया। मेरे मुंह से चीख निकल आई। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बाहर जाकर देखूं। मैंने दोबारा बाहर की तरफ झांका तो भाई के कमरे की लाइट फिर से ऑन थी। इस बार मेरा पूरा वजूद थर थर कांप रहा था। मेरा दिल मुंह को आने को था। खौफ के मारे मेरा पूरा वजूद पसीना पसीना हो रहा था। पहले मेरा दिल किया कि मैं अम्मी और भाई को कॉल कर दूं, मगर फिर सोचा कि अगर वो लोग इतनी रात को वहाँ से निकलेंगे, अल्लाह ना करे कोई और मुसीबत हो गई तो। इसी वजह से चुप हो गया। अभी मैं लाउंज से होता हुआ भाई के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि मुझे किचन से किसी के रोने की आवाज़ आने लग गई। वो रोने की आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। मेरी तो रूह कांप गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कैसी है। इस घर में कौन है जो रो रहा है। हम इस घर में आए हुए 2.5 हफ्ते हो गए थे, मगर आज से पहले कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था। ये सब मेरे लिए मौत के बराबर था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं आज बचूंगा नहीं। मैं चीखता चिल्लाता हुआ किचन की तरफ भागा कि कौन है, कौन है। मैंने जल्दी से जाकर किचन की लाइट ऑन की, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। बस फिर मुझे समझ आ गई कि ये कोई और ही मखलूक है। मैं फ़ौरन वहाँ से भागा और अपना कमरा अंदर से आकर बंद कर दिया और अपने बेड पर आकर बैठ गया। मुझे हर तरफ से खौफ आ रहा था। मुझे अपने कमरे की दरो दीवार से भी खौफ आ रहा था। मैं नहीं जानता था कि बाहर भाई के कमरे में और किचन में होने वाली हलचल के पीछे कौन है, कौन मखलूक है जो मेरे घर में मेरे अलावा मौजूद है। मैं डरी हुई सहमी हुई हालत में अपने कमरे के बेड पर बैठा हुआ था और मेरी नज़रें कमरे के दरवाजे पर थीं जो मैंने अंदर से लॉक कर दिया था। अभी 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरे कमरे के गेट का लॉक हिलने लग गया और मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दस्तक मेरे लिए मौत के बराबर थी। मुझे लगा कि बस अब सब ख़त्म हो गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। वो दस्तक ऐसी थी जैसे कोई मुसलसल बाहर खड़ा हुआ मेरे गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा हो। बस फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने रोते हुए भाई को कॉल कर दी और सब कुछ उनको बताया। मेरी सारी बातें सुनकर वो हैरान व परेशान हो गए।
उन्हें लगा कि मैंने कोई ख्वाब देखा है और मैं ख्वाब में डर गया हूँ। तो वो बोले कि कुछ नहीं होता है, तुम ख्वाब में डर गए होगे। मगर मैंने चीखते चिल्लाते हुए उनको सब कुछ बताया कि ये कोई ख्वाब नहीं है, मैं अभी तक सो ही नहीं पाया हूँ। भाई ने जब मेरी कंडीशन बिगड़ते हुए देखी तो वो घबरा गया और उसने कहा कि तुम इंतज़ार करो, मैं अभी इसी वक्त आ रहा हूँ। मैंने भाई को बोला कि खुदा का वास्ता है जल्दी आ जाओ, मुझे लगता है कि ये जो भी चीज़ है मुझे मार देगी। भाई ने कहा कमरे को लॉक ही रखना, मैं खुद आ रहा हूँ घर, तुम इंतज़ार करो, कमरे से बाहर मत जाना बिल्कुल भी। और उसके बाद कॉल कट हो गई। मैंने अपने फ़ोन में कुरानी आयत लगा दी और ऊंची आवाज़ कर दी ताकि जो भी मखलूक है वो अल्लाह के कलाम को सुनकर वहाँ से चली जाए। जैसे ही मैंने कुरानी आयत प्ले की, मुझे बाहर से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आने लग गईं। मैंने वो आवाज़ें आज तक अपने घर में महसूस नहीं की थी। वो आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कोई रो रहा हो, कोई बातें कर रहा हो, कोई चीज़ों को हिला रहा हो। मेरी हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही थी, मुझे सांस तक नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दम घुट रहा है। दरवाजे पे होने वाली दस्तक तो बंद हो गई थी, मगर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा दम घुट रहा है। बहुत मुश्किलों से मैंने वो वक्त गुजारा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेन डोर की बेल बजी। मेरी जान में जान आई कि शायद भाई आ गया है, मगर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं लाउंज क्रॉस कर कर बाहर जा सकूं। मुझे लग रहा था कि वो मखलूक जो भी है वो अभी भी मेरे कमरे के बाहर मौजूद है। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि भाई के पास मेन डोर की डुप्लीकेट चाबी थी। उसने फ़ौरन घर खोलकर दरवाजे पे दस्तक दी और मुझे बोला कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैंने फ़ौरन भागकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ भाई को देखकर मैं बेहद रोया और मैंने चीख चीख कर सब कुछ भाई को बताया। भाई ने अपने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं था। और किचन में जाकर देखा तो किचन में बिल्कुल खाली था। पूरे घर पे ऐसा लगता था कि जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरी बातें सुनकर भाई को मेरी बातों पर यकीन हुआ। मैंने भाई को बोला कि मैं इस घर में अब एक मिनट भी नहीं रहूँगा, मुझे अपने साथ ले जाओ अभी इसी वक्त। भाई उसी वक्त मुझे अपने साथ खाला के घर ले गया और सब कुछ जाकर अम्मी को बताया। अम्मी को जब इस बात का पता चला तो अम्मी ने कहा कि मैं तो पहले ही तुम लोगों को कह रही थी कि मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं होता है। इस घर में ज़रूर कुछ मसला है, अब हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा भयानक और ख़ौफनाक रात थी। उस रात मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। मुझे लग रहा था कि वो रात मेरी आखिरी है, मगर मेरे अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैंने वक्त रहते कुरानी आयत लगाई, जिसकी वजह से मैं उन मखलूक़ात से बच सका। मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ तो कांप जाता हूँ। हम उसके बाद मेरी खाला के घर ही रहे जब तक हमें दूसरा मकान नहीं मिल गया, और जब हमें दूसरा मकान मिला तो हमने फ़ौरन अपना सामान नए घर में शिफ्ट कर लिया। और जब तक हमें नया घर नहीं मिला हम अपनी खाला के घर में ही रहे।